नमस्कार दोस्तों, मैं उदय श्योर सक्सेस इंडिया यूट्यूब चैनल पर आपका दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं। हम आपके लिए आज लेकर आए हैं पॉलिटी की एक क्लास। पॉलिटी की आपकी पहली क्लास हम पढ़ा चुके हैं आपको, जिसमें मैंने पॉलिटी का जितना भी आपका सिलेबस था उसके बारे में मैंने बताया था आपको। तो हम आज आपको थोड़ा सा एक नज़र दिखाते हैं UPSSC पेट का सिलेबस। उसके बाद हम आपको स्टार्ट करते हैं भारतीय संविधान। भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन। भारतीय संविधान में पेट के लिए ये चैप्टर दिए हुए हैं। भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र राज्य संबंध, न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, जिला प्रशासन, स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज संस्थाएं। आप इन चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। ये एक नज़र हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं कि ये UPSSC पेट का शॉर्ट सिलेबस है पॉलिटी का। चलिए अब आप ये नोट कर लीजिए और उसके बाद हम आपको आगे कराते हैं। पहला आप चैप्टर पढ़ेंगे भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं। आप लोग पढ़ेंगे भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं। पहला पॉइंट है आपका भारतीय संविधान सभा की रचना, कैबिनेट मिशन के तहत हुई। तो आप लोगों से एग्जाम में अगर पूछे कि भारतीय संविधान सभा की रचना किसके तहत हुई, तो आप लोग बेझिझक बता दीजिए भारतीय संविधान सभा की रचना कैबिनेट मिशन के तहत हुई। तो आप अगला पॉइंट देखेंगे भारतीय संविधान सभा की बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, जिसका अस्थायी अध्यक्ष क्या थे? वो अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा नियुक्त हुए थे। दूसरा क्वेश्चन आपका ये बनता है यहाँ से, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक, ऐसे करके लिखना है यहाँ पे पहली बैठक। ये पहली बैठक थी आपकी, ऐसे लिखना, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, जिसका अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को नियुक्त किया गया। कहने का मतलब ये है, एग्जाम आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है भारतीय संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई वो कब हुई। एक तो क्वेश्चन ये बनता है, दूसरा क्वेश्चन ये बनता है भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को ही, उसका अस्थायी अध्यक्ष कौन बना। तो आप ये कह सकते हैं कि सच्चिदानंद सिन्हा आपके अस्थायी अध्यक्ष बने, पहली बैठक के 9 दिसंबर 1946 को हुई। दोनों क्वेश्चन आपके जवाब मिल गए आपको। अगला पॉइंट आप देख लीजिए, भारतीय संविधान सभा की दूसरी बैठक
दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई, जिसके स्थायी अध्यक्ष नियुक्त हुए। कौन नियुक्त हुए? स्थायी अध्यक्ष नियुक्त हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तीसरा पॉइंट आपका है, भारतीय संविधान सभा की जो दूसरी बैठक हुई वो आपकी 11 दिसंबर 1946 को हुई, जिसके स्थायी अध्यक्ष चुने गए आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई। इसी दिन आपके राष्ट्रीय गान को मान्यता प्राप्त हुई थी। यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है, 24 जनवरी 1950 को ही आपका राष्ट्रीय गान था वो स्वीकार किया गया था। तो 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान स्वीकार किया गया था। चौबीस जनवरी 1950 को राष्ट्रगान स्वीकार किया गया था। एक अगला पॉइंट आपका आता है, भारत का संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है। अगला पॉइंट ये बनता है आपका, भारत का संविधान जो है वो सबसे बड़ा लिखित संविधान है। आपकी जो प्रस्तावना है संविधान में, आपकी जो प्रस्तावना है वो क्या एक है, और आपके जो अनुच्छेद हैं, जो आपके अनुच्छेद हैं वो शुरुआत में आपके थे 395, और आपके भाग थे आपके 22, और अनुसूचियाँ आपकी 8 थी। ये चीज़ देख लीजिए, प्रस्तावना 1 और अनुच्छेद 395 और भाग 22 और अनुसूचियाँ 8, ये आपके जब संविधान बना था तब थी। अब वर्तमान में आप बताओ, वर्तमान में प्रस्तावना आपकी कितनी? एक ही है, और अनुच्छेद आपके कितने हैं? 470, और भाग आपके अब हो गए 22 से 25, और अनुसूचियाँ आपकी 8 से 12 हो गई। ये चीज़ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी कि प्रस्तावना आपकी एक थी, वो जैसी की वैसी रही, और उसके अनुच्छेद आपके जो 395 थे शुरुआत में, वो आपके इस समय 470 हो चुके हैं, और भाग आपके 22 से बढ़कर 25 हो गए, और अनुसूचियाँ 8 से 12 हो गई। संप्रभुता संपन्न राज्य। संप्रभुता संपन्न राज्य। अब आप लोग एक चीज देखिए, संप्रभुता संपन्न राज्य क्या होता है? संप्रभुता संपन्न राज्य ये होता है जैसे कि आपका उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड कोई विवाद हो जाए, इन दोनों में एक विवाद हो जाए, तो अगर इन दोनों में विवाद होता है, ये दोनों कहाँ जा सकते हैं कि ये दोनों सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट। तो ये तो आपका क्या हो गया? संप्रभुता संपन्न राज्य, यानी कि ये आपका आंतरिक मामला हो गया। क्या हो गया?
आंतरिक मामला। इसे क्या बोलते हैं? आंतरिक मामला। संप्रभुता संपन्न राज्य का मतलब होता है अपने आंतरिक मामले और बाह्य मामले कानूनी तौर से सुलझा लिए जाएं, उसे क्या कहते हैं? संप्रभुता संपन्न राज्य। अब ये संपन्न राज्य का समझिए, मतलब समझिए आप, जैसे कि पाकिस्तान, ये पाकिस्तान है, इसकी भारत से लड़ाई हो जाए और ये भारत पर आक्रमण कर दे, मान लेते हैं ये भारत पर आक्रमण कर दे और भारत भागा भागा आपका यूएनओ के पास जाए और ये कहे कि मुझे बचा लीजिए, तो क्या होगा कि तो ये संप्रभुता संपन्न राज्य तो नहीं होगा ना, क्योंकि ये अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकता। और यहीं पर अगर पाकिस्तान भारत पर आक्रमण करता है तो ये भारत, वो एक बार आक्रमण करे और भारत उस पर 10 बार आक्रमण कर दे, तो ये इसे बोलते हैं संप्रभुता संपन्न राज्य, यानी कि ये अपनी रक्षा स्वयं कर सकता है, उसे क्या कहते हैं? संप्रभुता संपन्न राज्य। तो आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा, संप्रभुता संपन्न राज्य में आपको क्या समझाया जाएगा। ये तो अभी मैं आपको भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, भारतीय संविधान में क्या क्या है वो बता रहे हैं। फिर उसके बाद हम आपको टॉपिक वाइज, डिटेल वाइज पढ़ाएंगे अगली क्लास में, तो आप उसको भी देखिए, पर इसे आप इसे समझ लीजिए। अगला पॉइंट है आपका लोकतंत्रात्मक गणराज्य। लोकतंत्रात्मक गणराज्य। लोकतंत्र का मतलब होता है जहां पे जनता द्वारा चुनी गई सरकारें या चुने गए राजा। अब यहाँ पे जो राजतंत्र और लोकतंत्र में मतलब समझ लीजिए। राजतंत्र का मतलब होता है जैसे ब्रिटेन में चुनाव नहीं होते तो वहाँ क्या होता है? ब्रिटेन में राजतंत्र होता है। तो राजतंत्र क्या होता है? वो अपनी इच्छा से सब करते हैं, राजा अपनी इच्छा से जो करते हैं वही होता है। और अपने यहाँ लोकतंत्र में क्या होता है? लोकतंत्र में जनता ही सब कुछ होती है, जनता ही सब कुछ होती है। और राजतंत्र में राजाओं का होता है। राजतंत्र और लोकतंत्र में आपको इसका मतलब समझ में आ गया होगा। अपने यहाँ जो राष्ट्रपति होते हैं वो चुनाव द्वारा नियुक्त होते हैं। और ब्रिटेन में ये मनोनीत होते हैं। तो ब्रिटेन में ये मनोनीत होते हैं। अपने यहाँ ऐसा नहीं है कि जो अपने यहाँ भी राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, कि उनके घर से ही कोई अगला राष्ट्रपति बनेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अपने यहाँ क्या है कि अपने यहाँ लोकतंत्र है, तो अपने यहाँ जिसको ज़्यादा मत मिलेंगे वो ही जीतेगा और वो ही राष्ट्रपति बनेगा। पर ब्रिटेन में इसके उल्टा होता है, यहाँ मनोनीत होते हैं। यहाँ के राष्ट्रपति क्या होते हैं? मनोनीत। ब्रिटेन में मनोनीत होते हैं राष्ट्रपति। अगला नंबर है आपका संसदीय सरकार, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। तो आप इसमें संविधान सभा में संसदीय प्रणाली का शासन का प्रावधान जो वेस्टमिंस्टर मॉडल इंग्लैंड पर आधारित है। संसदीय सरकार अपने यहाँ कैसी होती है? जैसे कि ये देख लीजिए, ये आपके हो गए राष्ट्रपति, और ये आपकी हो गई लोकसभा, और ये हो गई राज्यसभा।
तो यह एक शॉर्ट ट्रिक देख लीजिए इसकी। सरला आंटी, सरला आंटी क्या कौन सी है ये? सरला आंटी एक हमारे गांव में है, वो राम का रोल अदा करती हैं हमारे गांव में। सरला आंटी, सरला सा से क्या हो जाएगा आपका? शॉर्ट ट्रिक है इसकी संसद। संसद का कौन से आर्टिकल में वर्णन है? 79 में। एक चीज क्लियर हो गई। उसके बाद ये राज्यसभा, राज्यसभा का किस में वर्णन है? 80 में। ये चीज क्लियर हो गई। आर्टिकल 80 में इसका वर्णन है। और ला से आपका हो गया लोकसभा, लोकसभा, और लोकसभा का वर्णन है 81 आर्टिकल में। तो ये चीज क्लियर हो गई आपको। देखो 3 आर्टिकल याद हो गए एकदम अच्छे से। सरला आंटी बहुत काम की चीज है, इसे एकदम याद हो गया। आप लोग जानते हैं राष्ट्रपति अपने यहाँ संविधान में सबसे उच्च पद क्या है? राष्ट्रपति का सबसे उच्च पद है। उसके बाद आप क्या है? लोकसभा और राज्यसभा। पर हमें यहाँ क्या होता है कि मंत्रिपरिषद, बिना मंत्रिपरिषद के राष्ट्रपति कुछ नहीं करता है। मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही राष्ट्रपति कुछ करता है। पर मंत्रिपरिषद का मेन कौन होता है? प्रधानमंत्री। मंत्रिपरिषद का मेन कौन होता है? प्रधानमंत्री। तो अपने यहाँ जो मंत्रिपरिषद करता है वही हमारे यहाँ राष्ट्रपति करते हैं। पर संविधान के आधार पर राष्ट्रपति का पद सबसे उच्च पद है अपने भारतीय संविधान में। ठीक है, ये नोट कर लीजिए। अब अगला पॉइंट है आपका 5वां, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया? पहला क्वेश्चन आपका बनता है कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है। तो मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया। अमेरिका में से क्या बोलते हैं? अमेरिका में बिल ऑफ राइट, और भारत में अपने भारत में फंडामेंटल राइट कहते हैं। इसका वर्णन आपका भारतीय संविधान के भाग 3 में इसका वर्णन है। इसका वर्णन भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार दिए गए हैं। प्रारंभ में मौलिक अधिकार कितने थे? बताओ, कोई बता सकता है? मौलिक अधिकार प्रारंभ में 7 थे और वर्तमान में 6 हैं। वर्तमान में अब आपके मौलिक अधिकार जो हैं वो 6 हैं और प्रारंभ में 7 थे। जो आपका ये आर्टिकल मौलिक अधिकार का वर्णन आर्टिकल, ये देख लो एक चीज़ और, आर्टिकल 12 से 35 में इसका वर्णन है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगर पूछ लिया किसी एग्जाम में आपको कि बताइए भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार कौन से आर्टिकल में इसका वर्णन है, तो आप बता सकते हैं आर्टिकल 12 से 35 में मौलिक अधिकार का वर्णन है। और भाग पूछे तो भाग 3 में, और अगर पूछे कि वर्तमान में मौलिक अधिकार कितने हैं तो 6 और प्रारंभ में कितने थे? 7। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मौलिक अधिकार प्रारंभ में 7 थे और जो वर्तमान में 6 हैं, एक जो मौलिक अधिकार हटाया गया है वो कौन सा मौलिक अधिकार था? तो आप जो मौलिक अधिकार एक हटाया गया है वो संपत्ति से संबंधित है, संपत्ति के अधिकार से संबंधित है। तो ये कब हटाया गया? 44वां संविधान संशोधन। अगला पॉइंट बनता है 44वां संविधान संशोधन। 44वां संविधान संशोधन 1978
संपत्ति मौलिक अधिकार जो संपत्ति मौलिक अधिकार था 44वां संविधान संशोधन 1978 में इसे यहाँ से हटाकर भाग 12 अनुच्छेद 300 का में रख दिया गया। तो आप लोग ये देखिए, पहले आपका जो संपत्ति मौलिक अधिकार था, वो जो मौलिक अधिकार था आर्टिकल 12 से 35 और ये इसमें 7 में था, ये इसमें से कम हो गया, 6 रह गए। तो ये हटके 44वां संविधान संशोधन जब 1978 में हुआ तो संपत्ति मौलिक अधिकार को हटाकर भाग 12 अनुच्छेद 300 का में रख दिया गया। अब इसे क्या बोलते हैं? अगर ये क्वेश्चन आता है तो संपत्ति मौलिक अधिकार को पहले संपत्ति मौलिक अधिकार बोलते थे, इस समय बोलते हैं पॉइंट बनता है यहाँ पे देख लीजिए, इस साइड में पॉइंट बनता है, ये संपत्ति मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार, क्या कर दिया इसे? कानूनी अधिकार या विधिक बोलते हैं, या तो कानूनी अधिकार या विधिक अधिकार भी बोलते हैं इसे। एग्जाम में अगर विधिक करके आ जाए तो आप लोगों को बिल्कुल कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, विधिक और कानूनी एक ही बात होती है। तो ये आपका भाग 12 और अनुच्छेद 300 का में रख दिया गया है, जिसमें आपका कानूनी अधिकार के तौर पे अब इसकी व्याख्या की जाती है। आशा करते हैं आप लोगों को मेरे द्वारा पढ़ाया गया भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं के बारे में आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। अगर मेरे द्वारा पढ़ाया गया आप लोगों को समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और हम लोगों का सपोर्ट करिए, तो आप लोगों का भला होगा और मेरा भी भला होगा, जिससे कि मैं आप लगातार वीडियो आपको डालता रहूँगा और आप लगातार चैनल से पढ़ते रहिए। भारत की मुख्य विशेषताएँ 2 वीडियो में विभाजित किया है मैंने, ये हो गई आपकी, एक अगली वीडियो उसमें आपका बचा हुआ उसमें पढ़ाएंगे। आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।